नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ दो गोरैया कहानी को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसके लेखक भीष्म साहनी जी हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ दो गोरैया। गोरैया का अर्थ क्या होता है? गोरैया का अर्थ होता है छोटी चिड़िया, जो अक्सर हमारे घरों में पाई जाती हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। लेखक बता रहे हैं कि घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, स्वयं लेखक, उनकी माँ और उनके पिताजी। पर पिताजी कहते हैं यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। तो सराय का क्या अर्थ होता है? धर्मशाला। कि जैसे कि हमारा घर जो है कोई धर्मशाला हो, कि यहाँ पर तरह तरह के विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु जो हैं आते जाते रहते हैं। अब जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये है लेखक, ठीक है, ये है उनके पिताजी और ये है उनकी माताजी। और ये उनके घर के आंगन में ये पेड़ लगा हुआ है, आम का पेड़, जिस पर पक्षी जो हैं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गोरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाते हैं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। अब यहाँ पर डेरा का क्या अर्थ है? डेरा का अर्थ है कि कहीं पर अस्थायी रूप से रहना या बस जाना, ठीक है। और घाटियां, घाटियां क्या होता है? घाटियां होता है पहाड़ों के बीच का मैदान, ठीक है। कि कोई भी पशु पक्षी आता है वो सीधा उनके घर पहुंच जाता है, और ऐसा लगता है कि वो हमारे घर का पता लिखवा कर लाए हों। और ऐसा शोर मचाते हैं वो सब मिलकर कि ऐसा लगता है कि कान के पर्दे जो हैं वो फट जाएंगे। और लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं, यानी कि लोगों को उनकी आवाज जो है वो मधुर लगती है। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, कि इतने सारे तो वहां चूहे हैं घर के अंदर। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। धमा चौकड़ी यानी कि बहुत ही उछल कूद मचाते हैं। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है, कि उसे ठंड ज्यादा लगती है, इसीलिए वो अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, ताकि आग की गर्मी उसे मिलती रहे। और एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। ये दूसरा जो चूहा है वो बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद करता है, शायद उसे गर्मी ज्यादा लगती है और बाथरूम की टंकी पर बैठकर उसको ठंडक मिलती होगी। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है, और वह कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है, ठीक है। कि कभी तो बिल्ली जो है वैसे तो उनके घर में नहीं रहती, कभी आती है तो कभी दूध पीकर चली जाती है, और कभी जब उसका मन नहीं होता तो बाहर से वापस लौट जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। पर का अर्थ क्या होता है? पंख। कि चमगादड़ जो हैं अपने पर यानी पंख फैलाकर कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटरगू गुटरगू का संगीत सुनाई देता है।
इतने पर ही बस नहीं कि इतना ही सब कुछ कम नहीं था कि घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं। बर्रे क्या होता है? बर्रे होता है जिसे ततैया कहते हैं, भीड़ सी होती है जो, ठीक है, भीड़ जो डंक मारती है। और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है, और चींटियां इतनी हैं जैसे कि फौज होगी उनकी। जैसे फौजी जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, वो छावनी डाले हुए। छावनी क्या होता है? जहाँ पर जो फौजी हैं, जब किसी एक स्थान पर जाते हैं और वहां पर वो कुछ समय के लिए रहते हैं, ठीक है, तो उस सैनिकों की उस जगह को क्या कहते हैं? छावनी, ठीक है, सैनिकों की बस्ती या डेरा। अब एक दिन दो गोरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कि मकान का निरीक्षण यानी कि अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रही है, जांच रही है उसको कि घर उनके रहने योग्य है, उनके लायक है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। बिछावन यानी कि अपना बिस्तर बिछा लिया। तिनके तो उनके ले आए दोनों गोरैया, ठीक है, तिनके बिछा लिए उन्होंने कहा उनकी बैठक की जो ड्राइंग रूम है उसकी छत के पंखे के गोले में, ठीक है, जो पंखे का गोल हिस्सा होता है ना बीच का। और सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था, कि ऐसा अनुमान ऐसा लग रहा था कि उन्हें घर पसंद आ गया है और वो मजे से गुनगुना रही हैं। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है, कि अब इन दोनों गोरैयों ने यहाँ पर घोंसला बना लिया है। अब तो ये यहाँ से कहीं भी जाने वाली नहीं है, उड़ने वाली नहीं है। अगर हम पहले ही इन्हें उड़ा देते तो शायद तब ये चली जाती। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गोरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग्य से कहा। लेखक की माँ ने क्या कहा अपने पति को कि छोड़ो जी, चूहों को तो तुम निकाल नहीं पाए और चिड़ियों को कैसे निकाल लोगे। व्यंग्य करते हुए कहा, यानी कि ताना मारते हुए कहा। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं, कि जब उन्हें कोई ऐसी बात व्यंग्य के रूप में कही जाती है तो लेखक के पिताजी उबल पड़ते हैं, यानी कि गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी श शू करते, यानी कि उनको उड़ाने की कोशिश करते, उन्हें या अपने घर से भगाने की कोशिश करते। गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है, कि ऐसे अवसर पर मौकों पर माँ को हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। जो दूसरा पंखा है वहां से जो गोरैया है अपने घोंसले से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी, यानी कि जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं उन पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, कि अब इन्होंने घोंसले में अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाने वाली।
निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गुरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। चींची करती गुरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके कि जैसे ही वो डंडे पर्दे के डंडे पर जा बैठी चिड़िया गुरैया, तो पिताजी भी उस तरफ गए। एक गुरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैयों को बाहर निकाल रहे हो कि सारे दरवाजे तो खुले हैं, तो वो बाहर कैसे जाएंगी, वो कहीं ना कहीं से फिर वापस आ जाएंगी। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, किसे, लेखक को झिड़क कर कहा यानी गुस्से में डांटते हुए कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे कि वो बड़े ही शान से बैठ गए कि मैंने चिड़ियों को भगा दिया, खुश हो गए कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। किसने? पिताजी ने। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देगी, कि अगर एक दिन घर नहीं आएंगी हमारे तो फिर वो शायद दोबारा ना आए। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गुरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी, कि वो दोनों गुरैया फिर से अपने घोंसले में आ गई। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली कि दरवाजे के नीचे जो खाली जगह थी शायद वो वहां से आ गई हैं। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी कि माँ कुछ मदद तो करती नहीं थी पिताजी की चिड़ियों को भगाने में, बस हंसती जा रही थी और व्यंग्य करती जा रही थी। अब तो पिताजी गोरैयों पर पील पड़े, यानी कि उनके पीछे ही पड़ गए हाथ धोके। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी, कि फिर से वो कमरे में आ गई। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। अब रोशनदान क्या होता है? रोशनदान होता है प्रकाश आने का छिद्र, जहां से हवा और प्रकाश जो है वो आती रहे। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा, सीरियस होकर कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? कालीन जो गलीचा होता है ना, बड़ा गलीचा जो बिछाया जाता है फर्श पर, उसकी बात हो रही है, कालीन, ठीक है, कि अपना कालीन खराब होने दूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया, कि एक बार फिर से उन्होंने चिड़ियों को बाहर निकाल दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़ियां वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी, कि वो समझ गई होंगी कि हमें बार बार भगाया जा रहा है, इसलिए हम चली जाती हैं यहाँ से। अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। ऐसा किसे लगा? लेखक को। दूसरे दिन इतवार था। इतवार यानी कि
रविवार संडे। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। कि जब हम नीचे आए तो हमने देखा कि वो वहीं पर हैं अपने घोंसले में और क्या कर रही हैं, मल्हार गा रही हैं। मल्हार क्या होता है? एक तरह का राग है जो मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है पक्षियों के द्वारा। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी कि उस दिन वो जल्दी ही उन्हें बाहर निकालने में सफल हो गए। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। अब रोज यही चलता रहा, चिड़िया आती रही और वो उन्हें भगाते रहे उनके पिताजी। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, मैं हार नहीं मानने वाला आदमी नहीं हूँ। पिताजी बार बार कहे कि मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गोरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। जब उनके सहनशीलता यानी सब्र का बांध टूट गया, सहन करने की शक्ति खत्म हो गई और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। ये अगर किसी को सच में अपने घर से बाहर निकालना है तो उसके घर को ही तोड़ डालो, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गोरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग दी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। कि दो तिनके तो निकल गए, अब जो बाकी के बचे हुए तिनके हैं वो भी धीरे धीरे निकल जाएंगे, माँ ने हंसते हुए कहा। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरैया नजर आई। किसको? लेखक को। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। शायद उन्हें ये आभास हो गया था कि हमारा जो घोंसला है वो अब टूटने वाला है, इसीलिए वो बहुत ही उदास हो गई थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। कि वो लाठी को गोल गोल घुमाने लगे और जो वो तिनके हैं वो भी उसमें लिपटते गए। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। जिन जिन वस्तुओं से जो घोंसला है बनाया जाता है, ठीक है, तिनके हो गया, सूखी घास होगी, रुई के फाहे हो गए, ठीक है, धागे हो गए। तभी सहसा जोर की आवाज आई, चींची चींची। थिगलिया क्या होता है? कपड़े का वह भाग होता है, कपड़े या चमड़े का वह भाग होता है जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? फटे हुए भाग को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे पैबंद। ठीक है। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या? क्या गोरैया लौट आई हैं? कि जब उन्होंने आवाज सुनी चींची की तो उन्हें लगा कि शायद गोरैया फिर से वापस आ गई है। मैंने झट से बाहर की ओर देखा। किसने? लेखक ने। नहीं, दोनों गोरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी हैं, उदास बैठी हैं। चींची चींची। फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था।
नन्ही नन्ही दो गोरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही हूँ। परिचय देना यानी कि अपने बारे में बता रही हैं कि हम कौन हैं। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। तो वो नन्ही नन्ही गोरैया कौन है? उन गोरैयों के बच्चे हैं, ठीक है। और वो ऐसे झांक रही थी कि मानो पूछ रही हो कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। अवाक क्या होता है? यानी चुप होकर, मौन होकर। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी। हाँफ हाँफ कर चिल्लाना यानी कि जो नन्ही चिड़िया है वो तेजी से सांस लेते हुए चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए। वो दोनों गोरैया जो है वो अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चूगा डालने लगे। चूगा क्या होता है? चूगा होता है चिड़ियों का दाना, ठीक है, अनाज का कण या पक्षियों को दिए जाने वाला दाना। तो जैसे ही वो गोरैया अंदर आई, वो चींची करते हुए अपने बच्चों से मिले और उनके मुंह में, उनके चोंचों में क्या डाला? उन्होंने दाना डाला। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए कि उनका प्रेम, कि किस तरह से वो एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, उन्हें हम देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था। फिर से वो चींची चींची की आवाज निकालने लगे। पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। लेकिन अब क्या हुआ? पिताजी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया कि अब वो उन्हें भगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। यहाँ पर लेखक से परिचय भी दिया गया है। ये है भीष्म साहनी जी का चित्र और उनका जन्म 1915 में हुआ और मृत्यु 2003 में। तो उनका जीवन काल 1915 से लेकर 2003 तक रहा। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियां लिखी हैं, यानी कि उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।